नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी एक तवे की रोटी, जिसे लिखा है दीपक शर्मा जी ने। उस शाम संतोष बुआ मुझे जब अपने चौबारे के छज्जे पर दिखाई न दी तो उनकी खबर लेने मैं ऊपर उनके पास पहुंच ली। अपने बिस्तर पर लेटी वह थर थर काँप रही थीं। शीत से ठंडे शरीर के साथ रजाई और कंबल ओढ़े रहने के बावजूद। सुधीर! छज्जे पर खड़ी होकर मैंने छोटे भाई को पुकारा। उससे बड़ा सुशील 4 से 6 बजे तक कंप्यूटर सीखने जाता है। क्या है? सुधीर हमारे आंगन में चला आया। वालिया अंकल को बुला लाओ, बुआ को तेज सर्दी लग गई है। वालिया अंकल डॉक्टर हैं और हमारे पड़ोस में उनका अपना क्लिनिक है। पापा के वह अच्छे दोस्त हैं और हमारे फैमिली डॉक्टर भी। इनकी हालत बहुत नाजुक है। वालिया अंकल ने आते ही बुआ का निरीक्षण किया। नब्ज़ बहुत धीमी चल रही है और लगता है इन्होंने काफ़ी दिनों से खाना पीना एकदम छोड़ रखा था। अपने भाई भाभी के गम में क्या? संतोष बुआ मेरी नहीं, पापा की बुआ थी और पिछले ही महीने मेरे दादा और दादी की मृत्यु हुई थी। बल्कि दादी की मृत्यु तो नाटकीय भी रही थी। पथरी का ऑपरेशन कराने अस्पताल गए दादा मृतावस्था में घर लौटे थे और उनकी उठावनी के बाद दादी जो अपने कमरे में सोने गईं तो फिर कभी न जागी। मालूम नहीं, मैंने कहा। दादी के बाद बुआ इधर चौबारे में खुद पकाती खाती हैं। दादी के रहते बुआ के खाने पीने का सामान कई बार मैं खुद यहाँ पहुँचाती रहती थी, लेकिन दादी के बाद मम्मा ने उन्हें खाना भेजना कतई ज़रूरी न समझा। असल में खाना बनाने से मम्मा जी चुकाती हैं और रसोई के लिए नौकर रखने की अपनी फरमाइश जब तब पापा के आगे रखती भी रहती हैं। दादी की वजह से उनकी यह फरमाइश हर बार रद्द हो जाती थी। शायद इसीलिए प्रतिक्रिया स्वरूप दादी की मृत्यु के बाद से ही मम्मा होटल से खाना मंगवाने लगी हैं। पापा की नौकरी इन दिनों लखनऊ की बजाय बरेली में है और उन्हें यह खबर तक नहीं थी कि संतोष बुआ अब अलग तवे की रोटी खाती हैं। एक आध बार मैंने ज़रूर मम्मा से बुआ के खाने का उल्लेख किया था, मगर मम्मा ने फ़ौरन मुझे टोक दिया था। सुधीर को मैंने उनके पास भेजा तो था, हम लोग होटल से खाना मंगवा रहे हैं, आपको मंगवाना हो तो रुपए दे दीजिए, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया। हैरत है, वालिया अंकल ने मुझे डपटा। खुद पकाने खाने की इनकी कोई उम्र है भला? 30 पर दिसंबर की यह तीखी सर्दी, हो ना हो इन्हें हाइपोथर्मिया हो गया है। हाइपोथर्मिया? हाँ, कुपोषण और सर्दी जब एक साथ बुढ़ापे के संग जुड़ जाएं तो शरीर का ताप इसी तरह 35 डिग्री के नीचे चला जाता है। जब फैसला यह करना है ग्लूकोज इन्हें यहाँ दिया जाए या मेरे क्लिनिक के पास वाले अस्पताल में, मम्मा से पूछकर आपको बताती हूँ। मैं तुरंत नीचे चली आई। मम्मा ने संतोष बुआ को अस्पताल भेजना बेहतर समझा और वालिया अंकल ने उसी दिन उन्हें वहाँ दाखिल करवा दिया। 5वें दिन उन्होंने आंखें खोली और 7वें दिन वह पहली बार बिस्तर पर बैठी। मैं अमृतसर जाऊंगी, हंसराज। बिस्तर पर बैठते ही बुआ ने पापा से कहा। बुआ के दाखिल होने की सूचना मिलते ही पापा बरेली से इधर लखनऊ पहुंच लिए थे और पिछली 3 रातें उन्होंने बुआ के संग बिताई थी अस्पताल में। अमृतसर? मेरी कनौतियाँ खड़ी हो लीं। दादी तो हमेशा संतोष बुआ को रायविंड की बताया करती थी। आपकी तंदुरुस्ती पहले लौट आए। पापा ने बुआ का हाथ सहलाया। मैं ज़रूर आपको वहाँ ले जाऊँगा और सबसे मिलवा कर लाऊँगा। मैं इधर लौटना नहीं चाहती, बुआ ने कहा। अब वहीं रहूँगी, वहीं मरूँगी। डॉक्टर आपको अस्पताल से छुट्टी अगले हफ्ते देंगे, पापा हंस दिए। जब तक मैं भी अपनी बरेली में 1 हफ्ता अपनी ड्यूटी बजा लूँ। 14वें दिन बुआ की हालत कुछ और सुधरी तो अस्पताल के डॉक्टरों ने बुआ को इंटेंसिव केयर यूनिट के स्पेशल वार्ड के लिए कमरे में खिसकाना चाहा। जगह की बदली के वक्त जब उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाया गया तो उन्होंने वहाँ मौजूद पापा से पूछा,
हंसराज, मुझे अमृतसर ले जा रहे हो क्या? नहीं बुआ, पापा फिर हंस पड़े। अमृतसर आप जरूर जाएंगी, मैं वादा करता हूँ, लेकिन अभी नहीं। डॉक्टर लोग चाहते हैं इधर अस्पताल में अभी आप 7-8 दिन और गुजार लें। पिछली बार भी तुमने 1 हफ्ता बताया था। बुआ अधीर हो ली। 1 हफ्ता और बीत जाने दीजिए बुआ, पापा ने कहा। यहाँ सब ठीक चल रहा है। दिन में सरोज आपके पास रहती है और रात में सुधीर और सुशील। इस बीच मैं बरेली फिर होकर आता हूँ। बरेली में 1 सप्ताह और बिताकर पापा लौटे तो डॉक्टर ने उन्हें बुआ के स्वास्थ्य लाभ की सूचना दी। आप चाहें तो उन्हें आज अस्पताल की व्हील चेयर पर यहीं घुमा लीजिए। छुट्टी मगर हम इन्हें कल ही दे पाएंगे। 12:30 के करीब जब व्हील चेयर दूसरे मरीजों से खाली हुई तो पापा ने उन्हें वहां जा बिठाया। अमृतसर जा रहे हैं? बुआ ने पूछा। अमृतसर भी जाएंगे, जरूर जाएंगे। अभी आप थोड़ा यहाँ घूम कर देखिए। उन्हें घुमाने का जिम्मा पापा ने मुझे दे दिया। लो सरोज, बुआ को घुमा लाओ। अस्पताल का वह स्पेशल वार्ड उसकी 3री मंजिल पर था और घुमाने के लिए वहाँ सिर्फ बालकनी थी, जहाँ पहुँचने के लिए जनरल वार्ड के कमरों से गुजरना ज़रूरी था। जैसे ही हम जनरल वार्ड से गुजरे, बुआ ने मुलाकातियों द्वारा अपने मरीजों के लिए लाए गए खाने के डिब्बे खोलते हुए देख लिए और चिल्लाने लगे, मुझे भी रोटी चाहिए, मुझे रोटी ला कर दो। आप अभी बालकनी में चलिए, मैंने उनका गाल थपथपाया। पापा से कहकर अभी रोटी मंगा दूंगी। अस्पताल की अपनी टिकान के दौरान वह केवल दूध, चाय और बिस्किट, डबल रोटी ही लेती रही थी। नहीं, हाथ फैलाकर वह चीखने लगी, मुझे रोटी चाहिए, अभी चाहिए। हाँ बुआ, व्हील चेयर रोककर उनके हाथ उनकी गोदी में वापस रखने का मैंने प्रयास किया। आपको रोटी अभी मिली जाती है। नहीं, वह बेकाबू हो गई। देखो देखो लोगों को, मेरी बदकिस्मती देखो। मुझे रोटी खानी है और मुझे रोटी देने वाला कोई नहीं। मुझे बताओ मैं क्या करूं? हिचक कर मैं बालकनी ना जाकर उन्हें उनके बिस्तर पर लौटा लाई। मैं अमृतसर जाऊंगी हंसराज। बिस्तर पर लौटते ही बुआ ने फिर जिद पकड़ ली। अच्छी बात है, मैं आज ही टिकटें बुक कराता हूँ, लेकिन लोहड़ी के इन दिनों में हावड़ा मेल में रश बहुत रहता है। हो सकता है टिकटों में अभी 1-2 हफ्ते लग जाएं। तुम फिर टाल रहे हो हंसराज। बुआ रोने लगी। मैंने अब सब सोच लिया है। मैं अब वहीं रहूंगी, वहीं मरूंगी। बस टिकटें आ जाने दीजिए बुआ। पापा ने उनके कंधे थपथपाए। मैं वादा करता हूँ अमृतसर में आपको लेकर जाऊंगा इन्हीं 3-4 हफ्तों के बीच, जब तक आप गाड़ी के सफ़र लायक भी हो सकेंगी। मैं हलवा पूरी खाऊंगी। अपने चौबारे के बिस्तर पर लेटते ही अगले दिन अस्पताल से लौटने पर संतोष बुआ फिर जिद कर बैठी। हलवा पूरी आपको नुकसान कर जाएगी बुआ। पापा ने उनकी बाँह सहलाई। स्वर्णा आपके लिए धुली मूंग की हल्की खिचड़ी तैयार करेगी, आप खिचड़ी खाना। नहीं, मैं हलवा पूरी खाऊंगी। आप इन्हें हलवा पूरी ही मंगवा दीजिए, मम्मा ने पापा से कहा। इस उम्र में बड़े बुजुर्गों के साथ जिद नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपनी मर्जी चला लेने दीजिए। क्या मालूम उनकी कौन सी ख्वाहिश उनके सीने में कब से दबी पड़ी हो। और पापा ने सुधीर को बाजार भेजकर हलवा पूरी मंगवा दी। संतोष बुआ ने 2 ग्रास में ही पहली पूरी ख़त्म कर ली और बोली, एक और लाओ। जिस रस और सुस्वाद के साथ उन्होंने अपने होठों पर अपनी जीभ फेरी, वह हमारे लिए नितांत अजनबी था। अपने खाने के प्रति इतनी रुचि उन्होंने पहले कभी न दिखाई थी। पापा ने दूसरी पूरी उनकी थाली में धर दी, फिर उनके अनुरोध पर तीसरी। लेकिन जब उन्होंने चौथी पूरी की मांग की तो पापा उन्हें घुड़क बैठे। अब आपकी बात ना मानी जाएगी, मैं आपका नुकसान नहीं कर सकता। गुस्से के मारे फिर संतोष बुआ ने रात में सूप के साथ टोस्ट न लिया। सूप भी पापा ने उन्हें ज़बरदस्ती ही पिलाया, वह भी शायद 3 या 4 चम्मच। रात में पापा ने मेरा बिस्तर भी चौबारे में बिछा दिया। जब तक हम लोग अमृतसर नहीं जाते, सरोज बुआ के पास सोएगी। वहीं अपनी इंटर की पढ़ाई करेगी और वहीं
उनकी हर ज़रूरत पूरी करेगी। हंसराज, हंसराज। रात के किसी एक पहर संतोष बुआ एकाएक पापा को पुकारने लगी। कुछ चाहिए बुआ? मैंने पूछा। मुझे मेरा बक्सा चाहिए। उनका लोहे का बक्सा उनकी चारपाई के नीचे पड़ा रहता। चाबी? मैंने बक्सा बाहर खिसका लिया। बक्से की चाबी वह अपने पास ही रखा करती। लो, खोलो। अपने बिस्तर के तकिए के नीचे से चाबी उन्होंने मुझे पकड़ा दी और तकिए के सहारे बिस्तर पर बैठ ली। उनके बक्से में झांकने का मेरा वह पहला अवसर था। मम्मा ने भी उसे केवल खुलते और बंद होते ही देखा था और पापा के सिवा उस बक्से के वन्य विषय हम बच्चों में से किसी की नज़र में ना गुजर सके थे। बक्से के बीच वाले हिस्से में कपड़े ही कपड़े धरे थे और दाएं बाएं ऊपर उठे हुए लगभग 8-8 इंच के जो वे 2 दराज रहे, सो उनमें दुनिया भर का अल्लम गल्लम जमा था। मेरी थैला, वह बुदबुदाई। सिक्के जमा करने के उनके पुराने शौक से हम सभी परिचित थे और हम जानते थे उनकी उस फेमस थैली में थे भांति भांति के अनेक नए पुराने सिक्के, समय समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न नए सिक्के, तरह तरह के पुराने चौकोर पैसे, गोल पैसे, छेदिया पैसे, सन 55 से पहले की इकन्नियाँ, दोवन्नियाँ, चवन्नियाँ, अठन्नियाँ इत्यादि। बल्कि मम्मा तो यह भी सोचती थी कि संतोष बुआ की उस थैली में सोने की 2-1 अशर्फी भी थीं और चांदी के 21-20 रुपए भी। यह कैसी फ़ोटो है? थैली के बगल में कुछ खुले फ़ोटो मेरी तरफ झांक रहे थे। आपके हैं? रायविंड के दिनों के? कुछ फ़ोटो में बुआ पुराने कपड़ों में विभिन्न अजनबियों के साथ खड़ी थीं, परेशान और उलझी हुई आँखों के साथ। घर में हमें यही बताया गया था वह पाकिस्तान के रायविंड गांव से आई थीं। भारत सरकार द्वारा सन 49 में पाकिस्तान से लाई गईं सिख हिंदू स्त्रियों के जत्थे में, और जब उनसे बिछड़े उनके परिवारजन में से उन्हें लेने कोई ना आया था तो हमारी दादी ने उन्हें अपनी दूध बहन बना लिया था। उन्हें 12वीं जमात पास कराई थी और फिर उसी के बूते पर उन्हें एक स्कूल की नौकरी भी दिला दी थी। उम्र भर वह यहीं फिर इसी चौबारे में टिकली थी। रायविंड? उन्होंने अजनबी आवाज़ में मुझसे पूछा। क्या अपनी बीमारी में वह इतनी दूर चली गई थी? पाकिस्तान बनने के पहले के दिनों में, जब पाकिस्तान केवल एक असंभव योजना दिखती थी? मेरा मतलब सन 47 के पहले के वक्त से है, मैंने कहा। सन 47? हाँ, सन 47 में ही तो पाकिस्तान बना था, जब आप रायविंड में रहती थीं। रायविंड? वह फिर हैरान हुई। दादी यही तो बताया करती थी, आप रायविंड से अमृतसर लाई गई थीं और फिर अमृतसर से वह आपको इधर लखनऊ ले आई थीं। वह सब झूठ था। मैंने रायविंड वाला इलाका कभी नहीं देखा है। कैसे? मैं अधीर हुई। सुबह के समय अभी मैं गर्म हमाम की पुरानी राख समेट रही थी। पानी गर्म करने वाले हमाम को दादी भी गर्म हमाम कहा करती। पीतल का वह एक हमाम हमारी रसोई के भंडार में भी धरा है। उस हमाम के बीचों बीच हमाम की ही लंबाई के बराबर एक पाइप बना है, लगभग 8 इंच व्यास का। उस पाइप में गर्म कोयला डाल दिया जाता है और कोयले की आंच से हमाम में भरा पानी गर्म हो जाता है। उन दिनों राख 2 जगह काम में लाई जाती थी, बुआ बोली। रसोई में बर्तन चमकाने के लिए और पखाने में मल ढकने के लिए। आज जैसे फ्लश वाले बाथरूम तब थे कहाँ। उस मकान में 2 पखाने थे। छत वाला घर की स्त्रियों के काम आता और घर के मेन दरवाजे से सटा हुआ घर के पुरुष जन के। हाँ, तो उस दिन मैं नीचे वाले पखाने की बगल में धरे डिब्बे में हमाम वाली राख अभी रख ही रही थी कि निचली दीवार के उस पार खड़े एक दंपति ने मुझे पुकारा। बहन, बहन, बहन। उन दिनों घर में अपनी सौत के आ जाने की वजह से मेरी हालत
एक टहलनी से बेहतर ना थी। और बहन के उस आत्मीय संबोधन ने मेरा दिल जीत लिया। रिफ्यूजी कैंप में उन्हें ठहराया गया था। वहाँ का पखाना उसके इस्तेमाल के काबिल न था और अपनी गर्भावस्था की उस अप्रवृत्ति स्थिति में वह यहाँ का पखाना इस्तेमाल करना चाहती थी। फिर मैंने पूछा। उस समय सभी सो रहे थे और मैं पूछती भी तो किससे। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। कल फिर आ जाऊं क्या? जाते समय स्त्री ने पूछा। आ जाना, मैंने कह दिया। लेकिन तीसरे ही दिन हम पकड़े गए। घर में कोहराम मच गया और मेरी सास और सौत ने मिलकर मेरी पिटाई करवाई। किससे? गन्ने की सीटी से। पति से मेरी बोलचाल बंद हुए लंबा अरसा गुजर चुका था, लेकिन अब भी मेरी शिकायत उन्हीं तक पहुंचाई जाती थी और सज़ा भी उन्हीं के हाथों दिलवाई जाती थी। यह सब अमृतसर की बातें हैं? हाँ, अमृतसर की। पिटाई के समय मेरे दिमाग में अचानक ही तुलसीदास प्रकट हुए। स्वार्थ के साथी मेरे हाथी स्वान, लेवा देई काहू तो न पीर। और अगली सुबह उस दंपति के आने से पहले ही मैंने दीवार फांदी और उन्हें सड़क पर जा मिली। उधर आज मत जाना, जाओगे तो वे लोग आपके संग बुरा करेंगे। उन्हें जब पता चला मुझे चातक की आसराम श्याम धन की भी खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे उस नरक को छोड़ देने के लिए कहा। संयोगवश वे उसी दिन इधर लखनऊ के लिए निकल रहे थे और मैं उनके साथ हो ली। आपके बाल बच्चे, आपके मायके वाले, वे कहाँ थे? बच्चे मेरे थे नहीं, मैं बांझ थी। और मायके वाले मेरे बहुत डरपोक लोग थे। उन्हें मेरा कष्ट कबूल था, मगर अपने घर में मुझे जगह देना कबूल न था। वहाँ से भाग आने के बाद आपने वहाँ कभी अपनी खबर भेजी, उनकी खबर मंगवाई? सच पूछो तो उनकी तरफ मेरा कभी फिर ध्यान ही ना गया था। तुम्हारी दादी के प्यार ने मुझे उनकी तरफ से बेपरवाह कर दिया था। लेकिन जब से मेरी वह हमदर्द गई हैं, मेरा ध्यान उधर बार बार पलटता है। कैसे? क्यों? तुम्हारी मम्मा ने मेरा तवाज़ो अलग कर दिया। उधर अमृतसर में रुलाई थी, बेलिहाजी थी, बेइंसाफ़ी थी, मगर रोटी तो इकल्ले तवे की थी। अब भी आपको एक ही तवे की रोटी मिलेगी बुआ? मैं रोने लगी। दादी का बुआ के प्रति रहा स्नेह मेरे कलेजे में उतर लिया। मैं आपको वचन देती हूँ, बदले में तुम मेरी यह थैली ले लो। बुआ की आंखें भी छलक आईं, मगर रोटी मुझे एक तवे की ही चाहिए। थैली आप यहीं बक्से में रखिए। मैंने कहा, पापा से मैं जब मम्मा की शिकायत करूँगी तो उन्हें पापा का कहना मानना ही पड़ेगा। हंसराज को कहने से उसे बहुत दुख होगा। वह बेचारा तो पूरे दम से मेरी सेवा करना चाहता ही है। तुम अपनी मम्मा से ही बात करना अभी। हमारा राशन पानी क्या मुफ्त आता है? मेरी बात सुनते ही मम्मा ने अपने हाथ नचाए। तुम बच्चों की पढ़ाई मुफ्त हो रही है? क्या वह नहीं जानती कैसी कमर तोड़ महंगाई है? और ना सही अपना ही खर्चा मुझे दे दें। अपनी थैली क्या वह ऊपर ले जाएंगी? ऐसी जड़ताई का क्या भरोसा। दम तोड़ते समय तुम्हारे पापा से कसम ले लें, यह थैली उधर अमृतसर पहुंचानी है। तुम में ना धीरज है मम्मा। मैं खींच गई। ना करुणा। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। जादू टोना वह बुढ़िया अच्छा जानती है। बुआ अब अमृतसर नहीं जा रही, तभी पापा हमारे पास चले आए। यहीं रहेंगी और उनकी यह थैली भी अब हमारे पास रहेगी, लेकिन बस नाम के वास्ते। लाइए। मम्मा ने फ़ौरन थैली झपट ली। मुझे दीजिए, इसे मैं अपनी अलमारी के सेफ में संभाल कर रखूँगी, लेकिन इसे खोलना नहीं, पापा ने कहा। बुआ की यह अमानत है। आशा है कि यह हृदय स्पर्शी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।